नमस्कार। प्रारब्ध के नमस्कार। एक और वीडियो प्रारब्ध के एक और वीडियो चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। विषय आज आपने हमारा थंबनेल पे देख लिया होगा। हम प्रारब्ध के इस मंच पर हमेशा ये प्रयास करते हैं कि जिस भी विषय पर हम बात करें, उस विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञ से या उनसे जरूर बात करें। ज्यादा वरीयता हम उनको देते हैं जिनके पास वाकई जमीन पर उस काम को, उस विषय को हैंडल करने का अनुभव होता है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, सुशांत भरतिया जी। सबसे पहले सुशांत जी, आपका स्वागत, नमस्कार। नमस्कार सर। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, सुशांत जी एक युवा उद्यमी हैं, तकनीकी विशेषज्ञता आपको हासिल है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप व्यापार करते हैं, इनोवेटिव व्यापार करते हैं। इसलिए अगर हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था और बाकी सारे हालातों पर अगर बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि सुशांत जी से बेहतर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिनसे हम बात करें। तो आइए शुरू करते हैं। सुशांत जी, आपका व्यक्तिगत अनुभव है, आप कई देशों से अपने व्यापार के सिलसिले में डील करते हैं, व्यापार करते हैं, भारत में रहते हुए करते हैं और भारत की आर्थिक राजधानी में रहते हुए करते हैं। इस समय जो विश्व की आर्थिक स्थिति है, यानी मैं इंटरनेशनल या वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करूं, तो वो कैसी है, कैसा चल रहा है? नमस्कार सर। पहली बात तो ये आपका बड़प्पन है कि आप मुझे काफी एक्सपर्ट बता रहे हैं। अब हम छोटा मोटा आदमी हूँ, मैं उद्यमी छोटा मोटा हूँ। अब हम आते हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक कंडीशन की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए पहले कोविड और उससे जो इंड्यूस्ड लॉकडाउन हुआ और फिर अभी करंट जो यूक्रेन रशिया का वॉर है, तो इसकी वजह से सिचुएशन तो सही नहीं है। अगर आप देखें इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में थ्रू आउट द वर्ल्ड, एक तो सप्लाई चेन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो अभी भी है, और आपको पता है सप्लाई चेन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंट्री की और ग्लोबल इकोनॉमी को मूव ऑन करने के लिए। और बिल्कुल। प्लस या यूक्रेन का वॉर हुआ, इससे ये सिचुएशन और गड़बड़ी हुई है। अभी अगर आप देखेंगे तो जो पावर क्राइसिस है, खासकर वेस्ट में पूरा का पूरा, वो इसी वॉर की हम्म। वजह। और जब इन्होंने देखा ओपेक कंट्रीज ने कि भाई सब जगह जब पावर की किल्लत है, गैस की किल्लत है, पेट्रोल की किल्लत है, तो हम ही क्यों पीछे रहे, उन्होंने भी अपने दाम बढ़ा दिए। हम्म। गुड थिंग ये है कि उन्होंने प्रोडक्शन कट नहीं किया, स्टॉप नहीं किया अपना, तो उन्होंने बढ़ाए हैं पर ज्यादा लालच नहीं दिखाया है। लेकिन इन सभी की वजह से आप देखें, आपके पास कंटेनर नहीं है सामानों को इधर से उधर मूव करने के लिए। जो सिचुएशन थी 2020 के पहले, उतने शिप भी नहीं चल रहे हैं, कंटेनर अवेलेबल नहीं है। प्लस आपके पास बहुत सारी कंट्रीज में अगर देखें तो पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की, फ्यूल की वो किल्लत है। तो ऑलमोस्ट कर सकते हैं कि महंगाई बढ़ी है, दुगनी हो गई है। अगर आप एवरेज आउट करें हम्म। तो वर्ल्ड में पिछले पिछले 2 सालों में महंगाई जो है डबल हो गई है। महंगाई डबल हो गई है। आपके पास इनफ पावर नहीं है, पावर कंजम्पशन कम हुआ है, डिमांड कम हुआ है। साथ ही साथ जो अमेरिका ने बहुत सारे हाई टेक्नोलॉजी बैन लगाए हैं, तो सप्लाई चेन के बाद ऊपर से वो हाई टेक्नोलॉजी बैन, उसकी वजह से जो हाई एंड इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो कार हो हाई एंड, राइट, या कोई भी या लैपटॉप ही देख लें, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, इनकी हम्म। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। हम्म। हम्म। अच्छा, जब आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, लगभग दोगुनी हो गई है, तो एक सामान्य जो व्यक्ति है जिसका कि बहुत ज्यादा अर्थशास्त्र से लेना देना नहीं है, अगर उसके हिसाब से मैं सवाल पूछूं, तो ये जो महंगाई बढ़ी है, ये क्या मैन्युफैक्चरिंग स्तर पर भी बढ़ी है या केवल कंज्यूमर स्तर पर ही बढ़ी? देखिए, जब जब मैंने कहा महंगाई बढ़ी है, एवरेज आउट किया मैंने, महंगाई ग्लोबली दुगनी हुई है। हम्म। इसका ये है कि इंडिया में भी दुगनी हुई। मैं बाहर की बात बताऊंगा। मैं रिसेंटली 4 महीने लगभग मैं अमेरिका में था। वहां पर जो पेट्रोल हम यहाँ पे यूज करते हैं, वहां पे उसको गैस बोलते हैं। तो जो फ्यूल हम्म। है, जो पेट्रोल है, वो आप समझिए कि वहां पे गैलन में चलता है। एक गैलन में रफली 4 लीटर होते हैं। वहां पे एक गैलन तकरीबन जो मैं पिछली बार गया था लॉकडाउन के पहले, कोविड लॉकडाउन के पहले, हम्म। 19
में $1.5 का एक गैलन आता था। अभी जो मेरे आते आते तक वो $6 का एक गैलन हो गया था। आप सोचिए इसके। और इसके साथ ही साथ जैसे आप कोई भी सामान लेते हैं, पहले वहां पे आप कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में बफे जो है, बफे एक बढ़िया कंप्लीट मील, बहुत ही शानदार मील आपका $7 to $10 में हो जाया करता था। अभी आपको एक तो बफे उन्होंने बंद कर रखा था बिकॉज ऑफ कोविड, बट स्टिल आपको एक कंप्लीट मील के लिए क्लोज टू $20 देने पड़ते थे रेस्टोरेंट्स में। साथ ही ये तो हो गया रेस्टोरेंट की बात। अब अगर आप बात करेंगे सुपरमार्केट में ग्रोसरी वगैरह लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, तो वहां भी प्राइसेस काफी ज्यादा थे। इन्फ्लेशन वहां डेफिनेटली डबल था। लेकिन जब मैं इंडिया आया तो इंडिया में जो जो रेट जिस रेट पे मेरे को पेट्रोल मिला करता था, डीजल मिला करता था, आज से समझिए कि लॉकडाउन की इमीडिएट की बात कर रहा हूँ मैं, 21 की बात करूँ तो ये वही रेट है, कोई ज्यादा नहीं बढ़ा है, ऑलमोस्ट वही रेट है। अगर आप दाल चावल की ही बात करें तो 5 से 10% ही जो कमोडिटी है, जो जिससे हमारा बजट मेंटेन होता है, 5 से 10% का इनकम है। तो अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे महंगाई बढ़ी है। पर अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात करें तो हाँ, ये बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ी है। और ये महंगाई बढ़ने की वजह से ये एक साइक्लिक नेचर है इसका। जो मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हूँ तो मैं उसकी बात करूंगा। जो ऑटोमोटिव जो कार वगैरह, ट्रक वगैरह बन रहे थे यूएसए में, और यूएसए को आप ये समझिए कि वेस्ट को भी उससे रिलेट कर सकते हैं, राइट। तो उनका प्रोडक्शन हाफ हो गया। प्रोडक्शन हाफ होने का रीजन दो था, सप्लाई चेन। उनको उनकी सारी की सारी प्रोडक्शन सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट है। बहुत सारा कंपोनेंट बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कंटेनर नहीं है, शिप नहीं है, तो सप्लाई चेन बैडली अफेक्टेड है, राइट। और अब क्योंकि नई गाड़ियां सीधे हाफ बन रही है वहां पे, इवन दो डिमांड है, तो लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को अब वो सेकेंड हैंड रीसेल मार्केट में जा रहे हैं। तो रीसेल मार्केट में जो व्हीकल्स हैं वो भी उनकी कीमत बहुत बढ़ गई है। जो पहले आपको $5 से $10 में मिल जाया करता था, वो आपको अब $10-20 में मिला करता है, सेकेंड हैंड कार भी वहां पे। हाँ जी सर। जी जी। तो अब देखिए, जिस तरीके से आपने खासतौर से अगर बात की जाए तो अमेरिका और भारत, इन दोनों को कंपेयर कर दिया और अपने वास्तविक अनुभव के आधार पर कंपेयर कर दिया। हाँ, 4 महीने आप यूएस में रह के आए और उसके बाद इंडिया आए, तो वो एक कंपेयरिंग आपने रखा, तुलनात्मक अध्ययन जिसे हमारे यहाँ बोला जाता है। मेरा अगला जो प्रश्न था वो यही था, और मुझे लगता है कि अब ये प्रश्न ज्यादा अच्छी तरह दर्शकों के बीच जाएगा कि ये सब जो हो रहा है विश्व स्तर पर, और इस तरह से महंगाई विश्व स्तर पर जैसी बढ़ी है, आपने अमेरिका का भी उदाहरण दिया, तो भारत की अर्थव्यवस्था पे अगर अभी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन अगर कोई हवा चली है दुनिया के लेवल पे, तो वो हवा भारत तक तो आएगी। तो मेरा प्रश्न ये था आपसे कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इस पूरे दुनियाई हलचल जो इकोनॉमिक फ्रंट पे हो रही है उसका क्या असर आएगा, और आएगा तो कब तक आएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो देखिए, मैं आपको इसका 3 सेक्टर को लेके तुलनात्मक कंपेयर करूंगा और बताऊंगा आपको। और इन 3 सेक्टर मेरी थोड़ी बहुत जानकारी है। मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें मैं खुद हूँ, आईटी, और तीसरा जो फार्मिंग है अपनी। तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले तो धन्यवाद देना होगा कांग्रेस को कि उन्होंने इतने सालों में इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब ये करंट गवर्नमेंट आई है, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा अटेंशन दिया है। अब आप देखें कि सड़कें बनी ही नहीं थी, रेलवे ट्रैक्स बने ही नहीं थे, रेलवे ट्रैक्स का मॉडर्नाइजेशन हुआ ही नहीं था। तो ये सारी चीजें जो बन रही हैं, इन सभी चीजों के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग करना ही होगा। आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको लोहा चाहिए, आपको सरिया चाहिए, आपको सीमेंट चाहिए, आपको क्रशर क्रशर्स चाहिए जो आपके चट्टानों को तोड़े, और आपको लोग चाहिए। क्योंकि मॉडर्नाइजेशन भी नहीं हुआ था इंडिया में, तो ऑलमोस्ट हर एक काम के लिए आपको मैन पावर ही चाहिए। तो इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूअस वर्क जनरेट हो रहा है। सड़कें बन रही बहुत तेज स्पीड से, लोग लोग लग रहे हैं।
उन सड़कों को बनाने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की सपोर्ट चाहिए, ट्रक्स चाहिए, ट्रैक्टर्स चाहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि लॉकडाउन के इमीडिएट बाद इंडिया में कमर्शियल जो व्हीकल्स हैं, ट्रक हो गए, ट्रैक्टर हो गए, इनकी मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा हो रही है। राइट। पैसेंजर कार्स की बात करें तो पैसेंजर कार्स भी वैसे तो लोग ये बोलेंगे कि कोविड की वजह से अर्निंग कम हुई है, पर कोविड के बाद लोगों में एक ये सोच आई है कि भाई अगर पॉसिबल है तो अपनी गाड़ी अगर हम यूज कर सकते हैं तो हमें यूज करनी चाहिए। उससे क्या है कि लोगों के ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट में नहीं आएंगे, हाइजीन वगैरह को देखते हुए। तो आप देखें कि अभी इंडिया में जो टू व्हीलर्स हैं, फोर व्हीलर्स हैं, उनकी भी मैक्सिमम सेल्स हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। बहुत बिल्कुल। बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो, आप फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे टाटा से। टाटा की अगर आप नेक्सन की बात करते हैं तो नेक्सन जो है उनकी उनकी जो मंथली रिक्वायरमेंट जो प्रोजेक्टेड थी वो इट वाज नॉट इवन 10,000 जब उन्होंने प्लान किया था। अभी वो 16-17 हजार महीने की बना रहे हैं। हम्म। बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया में जो कार मैन्युफैक्चर कर रही है, टू व्हीलर मैन्युफैक्चर कर रही है, ट्रक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर कर रही है, सारा का सारा ये तेरा हिस्सा एक्सपोर्ट कर रही है। साउथ अफ्रीका आप जाएंगे तो आप टाटा के, महिंद्रा, नॉट ओनली इनके, आप निशान वगैरह के भी इंडिया में मैन्युफैक्चर व्हीकल। जी। अब 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 अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल की, तो एग्रीकल्चरल में टेक्निक का बहुत बड़ा रोल है। आपको फार्मिंग मशीनरी चाहिए, ट्रैक्टर्स चाहिए। नेचुरली इन चीजों में आपको बहुत कोई हाई एंड टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, बेसिक टेक्नोलॉजी होती है। एंड देयर इज नो पॉइंट पुटिंग मोर मनी मॉडर्नाइजेशन गिविंग लग्जरी टू दीज थिंग्स, राइट। तो उसके लिए आप देखेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे जापान को देख लें, जैसे अमेरिका को देख लें, उनके यहाँ खुद की मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने बंद कर रखी इन चीजों की। यूरोप वगैरह को भी देख लें, हम्म। और ज्यादातर इंपोर्ट जो है वो इंडिया से हो रहा है। एक हम्म। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के कुबोटा, उन्होंने स्कॉट्स के साथ, और स्कॉट्स जैसी कंपनी जिसके बेस पे पूरा फरीदाबाद चलता था, उसकी इकोनॉमी चलती थी, तो वो अब यहाँ पे कंप्लीट ट्रैक्टर्स उनके बनेंगे और धीरे धीरे बाहर जाएंगे, और जा भी रहे हैं। और हो सकता है कि अगले अगले 10 सालों में स्कॉट्स को कंप्लीटली टेक ओवर कर ले कुबोटा, सुजुकी ने मारुति को किया था, राइट। कंप्लीट हम्म। मारुति की चली गई थी सुजुकी के पास। जी अब जी। इन चीजों की बात करते हैं, जाहिर सी बात है जहां पे आपको रेलवे लाइन का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, नए नए प्लेटफॉर्म, नए नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, नई सड़कें बन रही है, तो वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट देने के लिए इनडायरेक्ट सपोर्टिंग कंपनियां होती हैं, सेक्टर्स होते हैं। होटल खुल जाएंगे, लोगों को रहने के लिए बिल्कुल। घर, तो उससे लोगों को, जो आजू बाजू के गांव वाले हैं उनको इनडायरेक्ट, शहर वाले हैं उनको इनडायरेक्ट फायदा हो रहा है। तो हम्म। मैं कहूंगा कि अगले 5-6 सालों तक आई डोंट सी एनी स्टॉपिंग हियर। तो और अगले ही 5-6 साल, ये जो करंट क्राइसिस हुई है वर्ल्ड, कोरोना, उसके इमीडिएट बाद आपके यूक्रेन का वार, तो इससे जो इम्पैक्ट रहेगा वर्ल्ड का इकोनॉमिक कंडीशन को, जो इम्पैक्ट पहुंचेगा 5-6 साल रहेगा। लेकिन मीनवाइल इंडिया में खुद ही आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसमें कंटिन्यूअस काम चल रहा है 5-6 साल तक तो है ही है। उसके बाद भी आप हम्म। मॉडर्नाइजेशन, रिपेयर का काम चलता रहेगा, तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। हाँ, अब हम बात करते हैं च- आईटी में। आईटी में देखेंगे तो देखिए लोगों के पास बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स स्पेंडिंग पावर कम हुई है ग्लोबल आईटी मेजर्स की। तो जब स्पेंडिंग हम्म। पावर है तो उनको उन्हीं का काम सस्ते में करने वाले लोग चाहिए। और हम्म। नेचुरली आप देखेंगे अभी हर एक इंडियन कंपनी के पास जो आईटी मेजर्स हैं, उन लोगों ने हायरिंग और बढ़ा दी है, लोगों को बुला रहे हैं कि भाई नाउ यू हैव टू कम वर्क फ्रॉम हियर। उसके बावजूद भी अभी पिछले 2 महीनों का जो डेटा है, इंडियन आईटी इंडस्ट्री में 29%, हम लेट्स से फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन 30% है, 29% एक्टिशन हुआ है। 30%, 1/3 लोगों ने कंपनियां, एग्जिस्टिंग कंपनियां छोड़ दी है। आपको क्या लगता होगा, उन्होंने क्या संन्यास लिया? नहीं, उन्होंने और ज्यादा पैसों में कहीं ना कहीं
हायरिंग करी है, राइट? तो ये सब चीजें हैं, जॉब्स हैं। अब हम बात करते हैं फार्मिंग सेक्टर की। तो फार्मिंग में देखिए, फार्मिंग में अ, हमारे पास इतनी जमीनें हैं, इतनी जहाँ पे खेती हो सकती है। कहने को हम चाइना से छोटे हैं, बट चाइना के पास इतना एरेबल लैंड नहीं जितना हमारे पास है। तो जी और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जो मैंने इधर रिसेंटली देखी थी, उसमें ये है कि एक्सपोर्ट भी बैन किया गया। तो हमारे पास खुद के लिए खाने का है। और अगर हमारे पास कल को लेट्स से गवर्नमेंट वांट्स टू एक्सपोर्ट, तो ये प्रॉपर चैनल से एक्सपोर्ट होगा। और पूरी दुनिया अभी भारत की ओर देखे कि भैया गेहूं दो, चावल दो, कुछ तो सेंड करो। तो मुझे लगता है कि जो हमारे किसान भाई, उनको भी प्रॉपर पैसे मिलेंगे। उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी थी, जो पॉलिसीज थी डायरेक्ट कस्टमर सेलिंग आड़तियों के सपोर्ट में। मुझे लगता हम्म है इसके बावजूद भी उन्हें पैसे मिलेंगे कल को। तो ये जी तीनों से हैं जिससे मैं ज्यादा परिचित हूँ, बढ़िया है, वेल मेंटेन्ड है, जी राइट? तो चीजें सही चल रही है। मुझे नहीं लगता जी इंडिया जी जी जी, आपने 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 कई सारे सेक्टर्स को कवर करते हुए बड़ी डिटेल में और बड़ी फैक्चुअली चीजों के जरिए आपने एक बड़ा सकारात्मक मतलब दिल को सुकून मिला कि हम इस तमाम उथल पुथल जहाँ की यूएस की इतनी महंगाई है, कोई भी बाकी तमाम देश है वहां महंगाई महंगाई बिल्कुल है। तो हम न सिर्फ अभी इसके प्रभाव से अछूते रहने वाले हैं, ऐसा आपका कहना है, बल्कि अछूते रहने के साथ साथ हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज काफी क्रिएट है। तो ये एक सकारात्मक बात रही। लेकिन अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय विषयों में जरा आपसे बातचीत करने का क्रम चल पड़ा है, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मुश्किल हालात की तरफ बढ़ रहे हैं। हम हमारे सामने चुनौतियां अभी नहीं हैं, लेकिन ऐसे कई देश हैं जो काफी मुश्किल हालात की तरफ बढ़ रहे हैं। और बढ़ क्या रहे हैं, कई तो ऐसे हैं कि जो पहुंच चुके हैं। यूरोपियन कंट्रीज में आप देख लीजिए, हाँ, बाकी जगह आप देख लीजिए। तो ऐसे में इसका टोटल जो वर्ल्ड इकोनॉमी है या विश्व स्तर पर अगर देखा जाए, इंक्लूडिंग हम भी विश्व के उस परिवार के हिस्से हैं, तो क्या इसका असर और आप देख रहे हैं, भले वो भारत के लिहाज से भी और बाकी विश्व के हिसाब से, क्या असर आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप प्रेडिक्शन में देखेंगे आईएमएफ की या वर्ल्ड बैंक की, तो जो ये कोविड वाला हिस्सा अगर हटा दें और ये कोविड वाला ही हिस्सा हटा दें, तो आप देखेंगे जो ग्रोथ है प्रोजेक्शन, वो ऑल ऑन एन एवरेज 6% की तो थ्रू आउट रही ही रही है, राइट? जी आगे रहेगी रहेगी। पर जी अब आप, इसका मतलब ये है कि डिमांड कम नहीं होगी। अब लोग हैं तो लोगों को चाहिए, तो सामान चाहिए, खाना चाहिए, गाड़ी घोड़ा हम्म चाहिए, चाहिए। हाँ, हम्म वह ये है, वो डिमांड तो कम नहीं होनी, मैन्युफैक्चरिंग तो होना ही होना है। अब इसको ऐसे देखें कि लेट्स से यूरोप की हालत खराब हो रही है, राइट? वहां पे जो हम्म कंपनियां हैं, जो एमएनसीज हैं, आज की डेट में कोई भी कंपनी ऐसा नहीं कि भाई मैं इंडियन कंपनी हूँ और मैं सिर्फ इंडियन लोगों का ही ख्याल करूंगा, या मैं अमेरिकन हूँ, मैं सिर्फ अमेरिकन का ख्याल करूंगा। सर, एवरीथिंग इज मनी। तो वहां पे जो बिल्कुल एमएनसीज हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो देखेंगे भाई जो डिमांड है, जो प्रोजेक्शन है हमारा, वो प्रोजेक्शन तो है ही है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है। बट हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन जो है यूरोप में, दैट इज नॉट वेरी सपोर्टिंग। वो क्या करेंगे, कहेंगे चलो हम्म भैया कहाँ कर सकते हैं। नेचुरली दो कंट्री आएंगी ध्यान में, चाइना और इंडिया। देखिए, चाइना के साथ मैंने बहुत काम किया है, और चाइना में बताऊं आपको कि अ, जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की वहां पे, और जैसे लोग वहां पे ग्रूम हुए हैं, और जो यूनियंस हैं, उन सबको देखते हुए जो फेवरेबल प्लेस है कोई भी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, वो चाइना ही है। लेकिन रिसेंटली जो कोविड हुआ, उसके बाद आप देखेंगे जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, उससे बहुत प्रॉब्लम आई है वहाँ पे। और साथ ही साथ माने ना माने, बट बहुत सारी कंट्री, खासकर यूएसए और यूरोप ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिए, काइंड ऑफ पनिशमेंट देने के लिए चाइना को। तो वो सब देखते हुए जो सेकंड बेस्ट, मैं सेकंड बेस्ट कह रहा हूँ इंडिया को, ध्यान दीजिएगा, सेकंड बेस्ट स्पेस जो है इन लोगों के पास, जो बिजनेसमैन हैं, जो एमएनसीज हैं, उनके लिए इंडिया है।
तो वो इंडिया आ रहे हैं। तो और आप अगर पिछले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से भी डेटा उठा के देखेंगे तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 1/3 ऑफ द वर्ल्ड विल ऑलवेज बी इन टर्मोइल, प्रॉब्लम्स, स्ट्राइप्स, वॉर। तो वो अभी भी है। आप ये कह लें कि हाँ, अब ये जो घड़ी का कांटा है, ये जो साइकिल का पहिया है, यूरोप के लिए अब नीचे डाउन हुआ है, राइट। तो और से ज्यादा तो मैं नहीं कह पाऊंगा कुछ, क्योंकि मैं डीप में, भाई मेरा जो काम है मैं उधर देखूंगा। आई विल बी इंटरेस्टेड मोर इन अट्रैक्टिंग एफडीआई देन डिस्कसिंग देयर ओन सिचुएशंस। बट इंडिया के लिए तो बढ़िया ही है। इंडिया के लिए बढ़िया ही है। आपने जब मेरे उस सवाल पे कि इसका क्या असर होगा और कैसे आप देख रहे हैं, तो अगली बात मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था। हमारे प्रधानमंत्री जी भी जो एक लाइन कहते हैं ना, आपदा में अवसर, तो आपदा में भी अवसर। अगर विश्व में आपदा आई है, और आपने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, आज सोशल मीडिया का दौर है, कम्युनिकेशन बहुत तेज है, इसलिए लोगों को पता लग पा रहा है। लेकिन वन थर्ड विश्व तो लगभग हमेशा ही परेशानियों में घिरा रहा है। ये बात भी बिल्कुल सही है। हाँ, आज हम यहाँ बैठे बैठे बिल्कुल अमेरिका में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो गया, हालांकि चाइना से बड़ा कम आ पाता है जो कुछ भी आता है। तो मैं अगला आपसे यही पूछने वाला था कि भारत के लिए इसमें अवसर क्या है, जिसका काफी हिस्सा आपने बता दिया। तो मैं अगली बात इसी में जोड़ देता हूं कि अब अगर भारत सेकेंड बेस्ट चीन के बाद आपने बताया, तो हमारे लिए अवसर तो है। अब ऐसे में भारतीय कंपनियों को इस हालत को या इस अवसर को ग्रैब करने के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, और कैसा माहौल भारतीय कंपनियों को कैसे बनाना चाहिए, देखिए, इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात, भारतीय कंपनियों को क्या तैयारी करनी चाहिए कि लोगों को सीधे 10वीं के बाद उठाइए, और हर एक लेवल पे जैसे अगर आपको स्किल्ड की इनिशियल एंट्री लेवल की बात करें, सीधे 10th के बाद उनको उठाइए और खुद वोकेशनल ट्रेनिंग दीजिए, या किसी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से टाई अप कीजिए, वहां पे ट्रेनिंग दिलवाइए अपने हिसाब से। सेकेंड, यही चीज लागू होती है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स पे, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स पे। आप कॉलेज से बात कीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी खुद की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से लोगों को ट्रेन करवाइए, इंजीनियर्स को और लाइक मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स को, राइट। या फिर आप इंजीनियर्स को ही, अपने इंजीनियर्स को, एक्सपीरियंस इंजीनियर्स को ही फिर बाद में मैनेजमेंट का अपने हिसाब से अपने किसी कॉलेज से टाई अप कीजिए और प्रॉपर एजुकेशन दिलवाइए, प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाइए। अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे पास, वो ये है, लोगों के पास डिग्रियां हैं पर नॉलेज नहीं है, राइट। तो कंपनियों को ये करना होगा। दूसरा, कंपनियों को एक इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हम देख रहे हैं, वो ये है कि रहें कहाँ, जो वर्कर है वो कहाँ रहे। अगर आज की डेट में बेंगलोर की बात करें, बेंगलोर में कहीं भी आप जाएं तो एक बढ़िया से, मतलब बढ़िया लिवेबल एरिया के 2 BHK का किराया कम से कम तो 15-20 हजार हुआ पड़ा है। अब जो एक बंदा कमा रहा है, जो जिसकी एंट्री लेवल लेट से 10-12 हजार की है, चलो वो दोस्तों के साथ रह लेगा, शादी करेगा, करते करते उसकी 20 हजार की सैलरी होगी, 25 हजार की सैलरी होगी, वो कहाँ से किराया दे पाएगा। तो कंपनियों को जो पॉलिसीज है जापान की, ताइवान की और चाइना ने जो अडॉप्ट करी है, कोरिया ने जो अडॉप्ट करी है, डॉर्मिटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है। जी। इसमें क्या होता है कि जो मैंने देखा है हर जगह, मैं बात कर रहा हूँ जापान की, कोरिया की, ताइवान की और चाइना की, वहां पे ऑलमोस्ट हर एक कंपनी ने 3 लेवल की डॉर्मिटरीज बना रखी है। इन बैचलर्स, चाहे लड़के हों या लड़कियों की अलग अलग डॉर्मिटरीज होती है, और उनके मैरिड एम्प्लॉयज डॉर्मिटरीज होती है। If someone does not want to, let's say, जिनकी सैलरी ज्यादा है, they can afford, they can have their own home, but जिनकी सैलरी कम है, जो भी है, अगर आप उनको सपोर्ट करते हैं इस तरह से डॉर्मिटरी बना के, इससे आपका भी काम आसान होता है, उनका भी। आप जब एक लैंड ले रहे हैं गवर्नमेंट से या फैक्ट्री के लिए, आपने उसी में एक कोने में डॉर्मिटरी प्लान कर देनी है। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। होता इससे ये है कि आपके पास एक एम्प्लॉय है जो 24/7 बेहतर काम ना करे, बट वो जो उसकी शिफ्ट है वो पूरी काम करेगा। इफ नीडेड ही कैन कम, इफ नीडेड एंड agreeable to him, he can come down and support you whenever something goes real bad, right? Plus
डोंट हैव टू वरी अबाउट कि रहना कहाँ है, उनके बच्चे कहाँ रहेंगे। आप अगर देखेंगे तो लिविंग कंडीशंस वर्कर की बहुत बुरी होती है जब वो खुद से रहते हैं कहीं पे, बहुत बहुत बुरी होती है, अनहाइजेनिक होती है, बिल्कुल वो बीमार पड़ते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो आपको थोड़ा सा इनिशियली पैसे खर्च करने पड़ेंगे उनके लिए डॉर्मिटरी सेटअप बनाने में, बट मोर देन दैट यू विल गेट। क्यों? आपके पास एट्रिशन रेट कम होगा। जनरली ऐसा बिल्कुल। सिस्टम, एट्रिशन रेट बहुत कम होता है जो देखा है मैंने। आपको बार बिल्कुल। बार रीट्रेनिंग में पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। हम्म। आपका एम्प्लॉय एक हाइजीनिक बढ़िया जगह पे रह रहा है जो आपने बनाया है, तो वो उसके बीमार पड़ने चांसेस कम है। वो लॉस ऑफ अटेंडेंस नहीं मिलेगा आपको, वैसा ऑफकोर्स होगा पर बहुत कम होगा। तो बिल्कुल। ये देखना पड़ेगा। और बाकी बिल्कुल। बिल्कुल। बाकी हमारे मैन्युफैक्चर सही काम कर रहे हैं इंडिया में। ये एक चीज है जिसपे मैं बिल्कुल। उन्हें फोकस करना चाहिए। जी, जी। और जब आपने ये बात की ना कि क्या तैयारी करनी चाहिए इंडियन कॉर्पोरेट्स को और इंडियन कंपनियों को, और तब आपने बात की कि स्किल और डेवलपमेंट पे काम हो, और ऐसे में मुझे केंद्र सरकार की ओर एक प्राथमिकता के साथ चलाई गई जो कौशल विकास पर जो विशेष फोकस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो इसको मुझे लगता है कि और ज्यादा सीरियसली लेते हुए और इस पे काम आगे बढ़ना चाहिए। एक तो ये बात समझ में आई। दूसरी बात कि एक जो व्यापार का पुराना पैटर्न था ना, जब टाटा जी बिरला जी कोई कंपनी लगाते थे या बड़ी कंपनी जब लगती थी, तो मुझे ध्यान है कि उस समय की एक शुरुआत ये होती थी कि सबसे पहले स्टाफ क्वार्टर और कर्मचारियों के आवास बनना शुरू होते थे। सबसे पहले बड़ी एक कंपनी बन रही है तो उसका खूब उसकी बाउंड्री बनती थी, और बाउंड्री और गेट के बाद प्लांट मशीनरी तो साथ में बनती ही थी, लेकिन सिविल कंस्ट्रक्शन में स्टाफ क्वार्टर्स बनते थे। उसके जी बाद कास्ट रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट आ गया व्यापार में। तो फिर इन चीजों को लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपने जिस एचआर की बात की ना, ह्यूमन रिसोर्स की, मानव संसाधन की बात की, तो कंपनियों को इस चलन को दोबारा लाना होगा कि एचआर भी उनका इन्वेस्टमेंट है, जिसपे आपने कहा कि फिर बार बार उनको बदलना नहीं पड़ेगा, इससे भी कास्ट रिडक्शन होता है। बिल्कुल ये बात समझ में आती है। अब हमने बात कर लिया कि कारपोरेट कैसे, बाजार कैसे अपने आप को तैयार करे, भारतीय बाजार। सरकार को और क्या, एक उद्यमी के रूप में और एक सतत चिंतनशील व्यक्ति के रूप में, आपको क्या लगता है, आपके नजर में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो भारत सरकार को इसका एक सपोर्ट सिस्टम कहिए या बाकी चीजें कहिए, वो किस तरीके से, मतलब गवर्नमेंट को क्या और करना चाहिए? तो ये सबसे बड़ी जो चीज है गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और सेट्स, ये इन हम्म। रियल इंडस्ट्रियलिस्ट को वो काफी सस्ते में अलोकेट करना चाहिए। अभी जो हो रहा बल्क, जो बड़े बड़े बिजनेस है उनको बल्क में ऑलमोस्ट फ्री में भी देते हैं, बट जो स्मॉल एमएसएमई बिजनेस है उनके लिए बहुत महंगा पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारी कंपनी इंडिया में अभी शुरुआत कर रही है एक प्लांट लगाने की बेंगलोर के आजू बाजू। तो यहाँ पे जो लैंड है बेंगलोर में, और मैं आपको गुड़गांव का ही बताऊंगा, तो बेंगलोर में जो लैंड है वो हमें 1 करोड़ रुपीज पर एकड़ मिल रहा है गवर्नमेंट की ओर से। अगर हम्म। हम रिक्वायरमेंट है रफली 3-4 एकड़ लैंड हमें चाहिए हमारी इंडस्ट्री के लिए, और उसके बाद शेड मैन्युफैक्चरिंग, डॉर्मिटरीज मैन्युफैक्चरिंग, कैंटीन, तो लैंड और इन सबों की कीमत ही 15 करोड़ रुपए, 16 करोड़ रुपए आ जाती है। हम्म। हमारे मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है वो है 25 करोड़ रुपए का, राइट। कुल मिला के आप देखें तो 5-6 मिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जिसका एक मेजर हिस्सा, आप ये समझे क्लोज टू 40% हिस्सा जाता है लैंड और प्लॉट में। इस वजह से बहुत सारे एमएसएमईज वो नहीं कर पाते, नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। हाँ, हम्म। ये होना चाहिए कि भाई ठीक है बेंगलोर तो कॉस्टली जगह है, गुड़गांव गुड़गांव में यही रेट 3-4 करोड़ रुपए पर एकड़ है, गुड़गांव के आजू बाजू जो इंडस्ट्रियल एरिया है। तो चलो जी। दिस काइंड ऑफ कॉस्टली, तो और कहाँ जाए आदमी। लेट्स से बैंगलोर से थोड़ी दूर की और बात करें तो अभी इंफ्रा गवर्नमेंट सही काम कर रही है, बट इट विल टेक टाइम टू डेवलप ऑल दो प्लेसेस।
मैं अगर बात करूं बंगालपेट, जहां से यहाँ के एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय बंगारप्पा जी, कर्नाटक के, वहां जी पे जी। लैंड की बात करें तो रफली वो 15 से 20 लाख रुपए, ऑलमोस्ट आप समझे तो 15% में ही मिल मिल रहा है लैंड। बट देन द रोड्स आर स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। अभी मैं हम्म पहुंचूं तो मुझे मेरी जगह से 2-2.5 घंटे लगेंगे और वहां पहुंचने में, जबकि अगर रोड्स प्रॉपर रहेंगी तो वो तकरीबन 45 मिनट 1 आवर का रहेगा मैक्सिमम। हम्म। तो इस पे गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए। दूसरा, हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोग गवर्नमेंट बैंक से लोन लेंगे। यहाँ पे मिनिमम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है इफ यू आर बिग गाय एंड ऑल। बट अगर आप एमएसएमई हो तो इफेक्टिव पड़ ही जाता है 13 से 14%, 15% भी जाता है। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं शाम 16-16% पे हमने लोन लिया है। आप हम्म 16% पे अगर लोन लेंगे तो आप अब ये देखें, आपने 16% पे लोन लिया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो है उसमें मनी रोटेट होती है, बहुत फास्ट रोटेट होती है, 15 से 20% बिल्कुल। से ज्यादा का जाता है। तो आप जो कमा रहे हैं आप तो इंटरेस्ट में ही पे कर रहे हैं। तो हम्म इंडस्ट्रियलिस्ट, सेकंड, थर्ड चीज आती है गवर्नमेंट की ओर से टैक्सेस। गवर्नमेंट एक करोड़ से जैसे ही आपका ऊपर का इनकम आप शो करते हैं 10% गवर्नमेंट और लगा देती है, 40% हो जाता है। तो भाई आपने ऑलमोस्ट जितना कमाया वो पूरा का पूरा आपने बैंक को रिटर्न कर दिया, राइट। उसके ऊपर जो कुछ बच गया उसका 40% गवर्नमेंट को दे दिया। See, I'm not talking about making money, I'm talking about expansion। expansion के लिए पैसा कहाँ से आएगा आप ये सोचें। हम्म देन अगेन सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात है, पर गवर्नमेंट इज वेरी गुड, उसका इंटेंट सही है, बट इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मैं और आप करेंगे। मैं चलो मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ तो मुझे, बट मेरे ही फैमिली से कोई कोई होगा जो इन ऑफिस में बैठा होगा और वो अप्रूव करेगा। वो जो कल्चर है वो कल्चर 1 या 2 स्टेट में ही है जहाँ पे वो आपको, फॉर एग्जांपल गुजरात बहुत बढ़िया कल्चर है, बट अगर आप, और कर्नाटक में भी बढ़िया कल्चर है। जब भी मैं गया मुझे बहुत मतलब बाकायदा बिठा के समझाया गया ये और सपोर्ट दिया गया। लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करेंगे चाइना से तो वो सिस्टम प्रॉपर अभी भी नहीं है। अगर आपको चाइना के जैसा, उसको बीट करने की बात नहीं सोचनी चाहिए, पर अगर आपको चाइना जैसा बनना है तो आपको चाइना जैसा सपोर्ट देना पड़ेगा। जी जी जैसे बिल्कुल। चाइना कि आप एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए आप बाहर जाते हैं, कमीशनिंग के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, ट्रेड फेयर्स में आपके 90% बिल्ड एक्सपेंसेस है विद सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन वो गवर्नमेंट रीइंबर्स कर देती है। क्या बात है, क्या बात है। तो देर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन कि आपको ये मीट करना है, वो मीट करना है, तो हम्म गवर्नमेंट, आप इमेजिन करें अगर आप 1 महीने का सपोर्ट दे रहे हैं बाहर कहीं को, तो आपके पर पर्सन कुछ नहीं तो $4-5 का एक्सपेंसेस होता है। $5 का 90% अगर आपको और 80% भी रिम्बर्स हो गया तो दैट्स अ गुड अमाउंट, राइट। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो ये सब चीजें हैं। आई थिंक गवर्नमेंट को, आई थिंक ये सारे डेटाज हैं गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी, गवर्नमेंट काम हम्म कर रही है, बट वो जल्दी होना चाहिए, ऑन ऑन हम्म ग्राउंड जल्दी आना चाहिए। बिल्कुल। आपने आपने जब एक सपोर्ट सिस्टम की बात की ना, और उसमें जब आपने कहा कि सरकार की नीयत तो ठीक है, और राज्य सरकारों की भी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारों की भी, अगर बहुत जगह नीयत ठीक है, लेकिन उस ठीक नीयत को जो जमीन पर उतारते हैं, तो हम में से एक ही, हम दोनों अगल बगल बैठे हुए हैं, हो सकता है मैं अगर सिस्टम को रिप्रेजेंट करूं और आप, तो मैं तो आपका ही निकला ना। तो मुझे एक चीज ध्यान आती है, अक्सर मैं कहा करता हूं कि साहब, सुबह भ्रष्टाचार से पैसे कमा के अपनी जेब में रख के एक सरकारी अधिकारी या बाबू साहब जब अपने घर के लिए ट्रेन पकड़ने जाते हैं, और इतनी जल्दीबाजी में जाते हैं क्योंकि उनको तो ऑफिस में ज्यादा समय रखना होता है, क्योंकि जितना ज्यादा समय है, दिवाली आ रही है, तो जितना ज्यादा समय रहेगा ऑफिस में बंदा, उतनी फाइलें निपटाएगा, उतनी फाइलें निपटाएगा तो XYZ उतना ज्यादा उसके पास होगा।
तो वो फिर ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं करा के रखता और लास्ट मिनट में ट्रेन पकड़ता है, और जब टीटी बाबू से सेटिंग करके वो अपनी बर्थ कंफर्म कराता है और पैसे देने के बाद अचानक पसीना पोंछते हुए कहता है साहब बहुत भ्रष्टाचार है। तो ये एक कल्चर है, और यहां पर जिसको हम लोगों ने अभी तक बात नहीं किया, लोगों को लग सकता है कि साहब व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में समाज क्या कर लेगा, कारपोरेट करेगी, गवर्नमेंट करेगी, तो ये भूमिका है समाज की। यहां पर समाज किस तरीके से एक भूमिका निभा सकता है, एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देके, जहां पर कि अगर एक कोई व्यवसायी है तो वो बिल्कुल धुन में आके और राष्ट्र प्रथम की भावना से अपना काम करे, और उसके बाद अपने देश के लिए भी वेल्थ कमाए, अपने स्वयं के लिए भी वेल्थ कमाए। और सबसे बड़ी बात आपने इंपॉर्टेंट जो कही ना, कि ह्यूमन रिसोर्स को अब अच्छे तरीके से मैनेज करने का समय आ गया, वापस आ गया। पहले किया जाता था, बीच में बिल्कुल दशा खराब हो गई थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम लोगों की इस चर्चा से कुछ सकारात्मक हमारे दर्शकों तक पहुंचेगा, और आपने बहुत अच्छी तरीके से मेरी शंकाओं को, मेरी आशंकाओं को संतुष्ट किया, और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी इससे बहुत कुछ हासिल हुआ होगा। तो सुशांत जी का आपका धन्यवाद करते हैं, और इसी के साथ अपने दर्शकों से एक बार फिर वही पुराना निहोरा हमारा, जिसको मैं बार बार हर वीडियो सत्र के बाद दोहराता ही दोहराता हूं, प्रारब्ध आपका अपना मंच है। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। हमारी चर्चाएं अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इसे शेयर भी कीजिए, और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में हमेशा हमें बताते रहिए कि आपको हमसे और क्या उम्मीद है, किन विषयों पर चर्चाओं की उम्मीद है। सुशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।